मलिक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बहुत उम्मीदें हैं भारत को, और आज का मंगलवार कितना मंगल होने वाला है इसका इंतजार भारत को रहेगा। और कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि दोनों पर्यवेक्षक आज कर्नाटक जाएंगे और विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो सकता है। तो आज कर्नाटक जाएंगे जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, और आज ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। न्यूज 18 के विक्रांत की खबर है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है और विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब पर्यवेक्षक बनाकर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्या शाम तक ऐलान हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का? देखिए, बिल्कुल दोनों केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान, इनको केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है पार्टी आलाकमान के द्वारा। और आज दोपहर करीब 2 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर जा रहे हैं। शाम को 5 बजे वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है। इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी, जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का। हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष, और ये पद्मा अवार्ड्स के लिए मैं 3 अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन 3 अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्मा अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज़्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMA पद्मा awards.delhi@gmail.com।
padmaawards.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्मा अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है। आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया जी हैं। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाए, और फिर वो नाम हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार को नाम भेजने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम स्क्रीनिंग करके समय रहते केंद्र सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे। मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि सारा देश क्या पूरी दुनिया आपकी आभारी है। हम सब लोग आपके आभारी हैं, और ये एक छोटा सा तरीका है हमें आपको सम्मानित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने इस कोरोना काल में सबसे बेहतरीन काम किया है और पद्म पुरस्कार के लिए वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ऐसे डॉक्टरों का नाम सुझाए या फिर स्वास्थ्य कर्मियों का नाम सुझा सकती है, जिसके लिए एक ईमेल आईडी भी उन्होंने लॉन्च की है। उसके जरिए वो नाम सुझा सकती है कि किन डॉक्टरों को और किन स्वास्थ्य कर्मियों को पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाए। और कोरोना काल में लगातार स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर मिलकर उन्होंने काफी काम किया। जो लोग थे उनकी परेशानियों को सुलझाने का उन्होंने काम किया, और बेहतरीन काम उनके द्वारा किया गया, क्योंकि कोरोना काल हम सब ने देखा सबके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था। खासतौर पर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे उन डॉक्टरों के लिए, उन नर्सों के लिए और उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो दिन रात जो मरीज थे उनकी सेवा में डटे रहे। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा, उन्होंने मांग की कि डॉक्टरों का सम्मान होना चाहिए। पद्म अवार्ड देने की उन्होंने मांग की है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि जनता उन डॉक्टरों के, उन स्वास्थ्य कर्मियों के खुद वो नाम सुझाए जिनको पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी भी लॉन्च की है, जिसके जरिए वो बता सकते हैं और कारण भी, नाम के साथ कारण भी बता सकते हैं कि आखिर इन डॉक्टरों या फिर इन स्वास्थ्य कर्मियों को किस वजह से, किस कारण से पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि जनता उन नामों को सुझा सकती है जिन्हें वो चाहते हैं कि पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा पद्म अवार्ड डॉक्टरों को देना चाहिए। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे थे वो रविवार रात को हरियाणा से चला था, और ट्रैक्टर पर पुलिस की नजर ना पड़े इसलिए उसे एक बड़े ट्रक में छुपाकर दिल्ली लाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात 3 बजे के आसपास ट्रक लिटियंस जोन में पहुंचा, और सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर को पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पर उतारने की योजना थी, लेकिन वहां पास में खुफिया विभाग के 2 दफ्तर हैं और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ट्रैक्टर के दिखने की संभावना थी, जिसके बाद ट्रैक्टर को कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी के घर पर उतारा गया। और रात में ही हरियाणा के एक नेता की देखरेख में ट्रैक्टर पर पोस्टर लगाए गए और अगले ही दिन राहुल गांधी उस पर सवार होकर संसद पहुंचे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ट्रैक्टर को छुपा कर लाया गया और अब लगातार जांच की जा रही है कि आखिर ये ट्रैक्टर किसका था। अब तक क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है इस ट्रैक्टर को लेकर? देखिए, अभी तक ये जानकारी साफ नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस की ये ट्रैक्टर किसका था, क्योंकि जिस तरह से अब सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा से ये ट्रैक्टर को जो सोमवार की सुबह के आसपास यहाँ पर लाया गया था, तो उस पूरे रूट को वेरीफाई किया जाएगा और जो सीसीटीवी कैमरास जहां जहां पर लगे हैं उस फुटेज को चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, ताकि एक बार ये क्लियर हो जाए कि ये ट्रैक्टर कहां से आया था और किसके नाम पर ये ट्रैक्टर है। क्योंकि बिना नंबर प्लेट के
ये ट्रैक्टर को यहाँ पर लाया गया था और जिसके बाद इसे संसद तक ले जाने के लिए कांग्रेस नेताओं के द्वारा इसे वहां ले जाया गया। तो दिल्ली पुलिस इन सभी रूट्स को चेक कर रही है जहां जहां सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। क्या ट्रैक्टर का मालिक भी उसमें साथ था? जो लोग बैठे हुए थे ट्रैक्टर पर राहुल गांधी के साथ, उनको वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे थे जो हो सकता है कि ट्रैक्टर के मालिक हो। तो ये सारी चीजों की जो कवायद है ये अभी यहाँ पर चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी अभी तक मीडिया से शेयर नहीं कर रही है। बिल्कुल। और जिस एरिया में कल ये ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी और उनके समर्थक, उनको मालूम था कि वहां धारा 144 लागू है, उसके बाद भी इस तरीके का काम उन्होंने किया। क्या वजह रही और क्यों आखिर ट्रैक्टर को छुपा कर ले जाया गया था? कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी कि किसी तरह से अपना विरोध दर्ज किया जाए, लेकिन जो विरोध दर्ज किया जाने का जो तरीका था ट्रैक्टर को लेकर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर की पूरी तरह से पाबंदी है और ये काफी पहले का सर्कुलर है और इसको लेकर सबको पता है। बावजूद इसके ट्रैक्टर को वहां पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और रात के अंधेरे में ट्रैक्टर को नई दिल्ली जिले में लाया गया। उसके बाद ट्रक में छुपाकर उसे एक केटीएस तुलसी के घर में रखा गया, जहां से सुबह सुबह राहुल गांधी उसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ उसमें सवार होकर संसद की तरफ बढ़े। जिस रूट पर ये गया था वहां पर पुलिस की कई जगह पर बैरिकेडिंग थी। ट्रैक्टर यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं और सबसे अहम चीज यही है कि ट्रैक्टर को लेकर संसद तक ले जाने की एक प्लानिंग थी, एक विरोध दर्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें जो है जांच का हिस्सा है और इसको लेकर जो टीम जांच कर रही है, ये अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ट्रैक्टर किसका था और ये ट्रैक्टर यहाँ पर लाने की मंशा क्या सिर्फ जो किसान बिल है उसका विरोध दर्ज कराने का तरीका था या फिर कुछ और भी चीजें। बिल्कुल। और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नीरज, अब तक जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार जांच भी की जा रही है, कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची? देखिए, दीपक बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले पर, लेकिन कांग्रेस को ये पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो नागवार गुजर रही है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात का अंदाजा था कि धारा 144 लागू ट्रैक्टर से दिल्ली पुलिस जाने की इजाजत नहीं देगी और इसीलिए ट्रैक्टर को जिस तरीके से लाया गया, जो जानकारी कांग्रेस के अंदर से भी हमें मिली है, वो दिल्ली पुलिस से छुपा कर लाया गया ताकि अगर इस तरह का प्रदर्शन वो करते हैं तो दिक्कत न हो। और आपको याद होगा कि जो हम लोग को भी जानकारी दी गई थी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, ट्रैक्टर यात्रा को लेकर राहुल गांधी के, वो सीधे आधिकारिक तौर पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे सबको जानकारी दी गई थी और इसलिए वो सभी लोग वहां पहुंचे। और दिल्ली पुलिस को की कहीं न कहीं चूक है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये मानते हैं और दिल्ली पुलिस के लोग ये मानते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को ये दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो नागवार गुजरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई अब से थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह, उनका कहना था कि जो आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है, गृह मंत्रालय वैसे ही लोगों की जांच करा रहा है और ट्रैक्टर मार्च जो निकाला राहुल गांधी ने, उसकी जांच भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। इस पूरे मसले को लेकर नीरज, कांग्रेस नेता जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि ये थोड़ी अजीब ढंग की प्लानिंग थी, ट्रैक्टर को छुपा कर लाया जा रहा था, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार जो है इस तरह के मार्च की इजाजत नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस के जरिए, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैक्टर अगर खुले तौर पे लाते तो लाने में दिक्कत होती। और दूसरी अहम बात, क्योंकि बॉर्डर पे किसानों का प्रदर्शन चल रहा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ऐसे भी ट्रैक्टर आने की इजाजत दिल्ली की सीमा के अंदर, गांव में आप जा सकते हैं लेकिन मुख्य दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में आपको लाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस ट्रैक्टर को यहां सेंट्रल दिल्ली में लाने की कवायद की थी, उनका मकसद ये था कि दिल्ली पुलिस की नजर में न पड़े और जो ट्रैक्टर मार्च है राहुल गांधी का वो ठीक से हो। संसद के सामने तक तो राहुल गांधी बिल्कुल ट्रैक्टर के जरिए पहुंच गए। दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी के लिए एक जांच जरूर कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार की तरफ से इस तरह के मार्च को दबाया जा रहा है, इसलिए इस तरह से ट्रैक्टर मार्च राहुल गांधी की तरफ से निकाला गया ताकि किसानों की आवाज को संसद में बुलंद किया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज और दीपक तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी हुई है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि प्रधानमंत्री ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की। इस कोटे को लेकर देश भर की कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और ये मुद्दा कई वर्षों से लंबित है। आरक्षण का लाभ अभी SC/ST समुदाय से जुड़े लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इसे जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाए। पीएम ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देने की योजना को लागू किया जाए।
इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, इस पूरी बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कल देर शाम ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद पूरे ओबीसी आरक्षण और जो ईडब्ल्यूए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिसमें अपर कास्ट भी आते हैं, इन तमाम लोगों के लिए जो मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण है उसके ऊपर चर्चा की गई है। और ये सब प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रालयों को सुनिश्चित करने को कहा है कि ये इन आरक्षणों का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में तमाम राज्यों से जानकारी प्राप्त करें। और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो कि मेडिकल एजुकेशन में एससी एसटी आरक्षण को तो अभी तक बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को उस प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा है। तो ओबीसी आरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर इंप्लीमेंट करें तमाम राज्यों में, जो केंद्र के मेडिकल कॉलेजेस है वहां। और दूसरा जो सबसे बड़ा निर्देश है कि इसको कोर्ट के बाहर सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि देश भर में कई मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने तमाम सचिवों को जो वहां बैठक में मौजूद थे, तमाम मंत्रालय जो वहां मौजूद थे, उनको कहा है कि कोर्ट के बाहर इसको सेटल करके एक नया फॉर्मूला लेकर सामने आने की बात कही है पीएम ने। बिल्कुल, तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।